वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अब तक हम लोग 12.2 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 6वां तक देख चुके हैं, है ना। और हम लोग आज इसके अगले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, कल हम संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण, इन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्नों को हल किए थे। और अगले क्रम में भी इसी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, है ना। और आपको इन अवधारणाओं को भली भांति जान के रखना है ना, ताकि आपको ये सवाल बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7। और 7 में हम लोगों को दिया गया है कि L समांतर M समांतर N है, P समांतर Q, ठीक है। तो X, Y और Z का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए, है ना, ये देखिए क्या दिया है हमको, X, Y और Z के मान को निकालना है। तो हम आपको बताए थे, दिया गया है इसमें, देखिए एक जगह हम लोगों को दे दिया ये वाला मान, है ना। अब यदि हम लोगों को X, Y और Z का मान निकालना है, तब आप यदि देखेंगे ये वाला जो भाग है ना, और इस तरीके से ऐसे, तो एक तरफ 100 अंश है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक रैखिक युग्म बन रहा है। और रैखिक युग्म यानी दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ये अगर पहले से 100 है तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, 80 अंश का। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 80 अंश। अब यदि ये वाला कोण 80 अंश का हो गया, और ये तिर्यक रेखा दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये रेखाएं भी आपस में समांतर हैं, तब यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो संगत कोण होगा। उस हिसाब से x का जो मान है वो भी 80, यहाँ पर का भी 80, यहाँ तक सबको समझ में आए। और यहाँ पर जो बनेगा वो भी 80। ये अगर 80 हुआ, ठीक है, ये अगर 80 है, तब आप देखेंगे यहाँ पर जो बन रहा है कोण, है ना, आप देखेंगे कि ये जो 100 अंश का बन रहा है ना, तो उसका जस्ट संगत में ये y है, तो ये भी 100 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और ये यदि 100 अंश का है, तब आप लोग देखेंगे ये कितना हो जाएगा फिर 80 अंश का। और ये 80 तो उसके संगत में z है, इसलिए z भी। इसका मतलब क्या है कि x और z का मान क्या है, 80 अंश, ठीक है। x और z का मान 80 अंश, और y का जो मान है वो 100 अंश। इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हो जाता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो दिए गए चित्र में कोण दिया गया है ना, एक कोण का मान को दे दिया गया है ना, और बाकी कोण के मान को आपको ज्ञात करना है। तब देखिए बच्चों, इस सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है, हमको C का मान को दे दिया गया है, ठीक है। अब यदि हम लोगों को दूसरे, है ना, शेष कोणों का यदि हम लोगों को मान निकालने को बोलेगा, तब आपको पता है कि देखिए, इसको यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ाएं और इसको इस तरीके से, ठीक है, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, है ना, ये देखिए बच्चों, ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया ना। अब यदि आप लोग देखेंगे तो जो कोण C पर 50 अंश का बना है ना, और जो कोण B है वो आपस में एक अंतः कोण का निर्माण करेगा। और जब अंतः कोण का निर्माण करेगा तो उन दोनों कोणों का जो योग है वो, है ना, 180 अंश होगा। कहने का मतलब अंतः युग्म बनेगा 180 अंश का, और 180 अंश का बनेगा तो ये यदि 50 अंश का है तो इसको 180 बनाने के लिए कितना का जरूरत पड़ेगा, 130 अंश का। सबको समझ में आया ये बात, ठीक है। तो ये 130 हो गया। अब ये 130 का यदि है, ठीक है, ये अगर 130 अंश का है तो इसका जस्ट सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण से ये 130 हो जाएगा। और ये 130 है तो इधर वाला 130, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण, और ये 130 तो फिर ये भी 130। बिल्कुल वैसे ही अब देखेंगे तो ये 50 तो ये भी 50 है ना, और ये 50 तो ये 50 हो जाएगा, और ये 50 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये 50, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोण ए का मान है ना, कोण ए का मान 50 अंश, बी का मान 130, सी का मान तो 50 अंश है, और डी का मान 130। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है, ठीक है। देखिए
आगे प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें x और y का मान निकालने के लिए बोला है, तो x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमें करना क्या रहेगा बच्चों। आप यदि देखेंगे इस प्रश्न को इस तरीके से है ये, और इसको यदि हम इस तरीके से बढ़ा दें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तब आपको इस प्रश्न को बनाने में यदि आप देखेंगे ये वाला जो कोड है वो अंतः युग्म बन गया है ना। और जब ये अंतः युग्म यदि बन जा रहा है, ये जो सवाल है ना, अंतः युग्म यदि बनता है तब उनका जो योग रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों, 180 अंश रहेगा, ठीक है, जो योग रहेगा वो 180 अंश रहेगा। और जब ये 180 अंश रहेगा तब 180 अंश बनाने के लिए कितने का जरूरत पड़ेगा, हमको यहाँ पर वाला देखना है इस तरीके से अंतः कोण, तो ये 60 अंश का हो जाएगा। और ये 60 अंश का, तो इधर का जो x बच गया ये अगर 60 अंश का हुआ तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से 60 अंश। अब ये 60 अंश को इसका तुलना करोगे तो फिर अंतः कोण का बनेगा, युग्म बनेगा, तो ये 60 अंश है तो ये 120 अंश हो जाएगा। कहने का मतलब x बराबर 60 अंश और y बराबर 120 अंश। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब एक तरीका इसमें और क्या है, यदि आप समझना चाहें तो देखें, ये हमारे पास ये इस तरीके से हमने किया था ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, कौन से कोण के गुणधर्म से, संगत कोण से। और ये 120 है तो अब इधर को देखोगे तो रेखीय युग्म बनाएगा इधर वाले के साथ, तो उसके दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश, तो ये 120 हो गया, ठीक है। अब इसको यदि आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये 60 अंश है, ठीक है। और तो इन दोनों को यदि हम लोग बात करेंगे तो अंतः कोण बन रहा है तो 120 अंश का होना चाहिए। इस तरीके से ये जो सवाल है वो क्या हो जाता है, हल हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यदि हम लोग अगले सवाल पर बात करेंगे, संलग्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए यदि l समांतर m है। देखिए l और m तो आपस में समांतर है, लेकिन p और q आपस में समांतर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि यदि P और Q आपस में समांतर नहीं है इसका मतलब ये है कि जो तिर्यक रेखा P के साथ में यदि कोई कोण का जो युग्म बनेगा या फिर इसके संगत कोण का जो भी मतलब इसके हिसाब से अगर कोण आएगा तो वो जो Q के द्वारा बनाए गए है ना कोण के संगत होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब यदि आप देखेंगे तो ये 35 अंश है, 135 अंश, तो ये वाला भाग भी कितना होगा, 135 अंश। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यदि ये 135 अंश है, ठीक है, तो ये 135 अंश है तो संगत कोण के गुणधर्म से ये भी 135 अंश होना चाहिए, समझ में आया। अब ये 135 अंश है तो इसको यदि आप इस तरीके से देखेंगे ये, तो ये 135 हो गया, तो इसको मिला के एक रैखिक युग्म बन रहा है। और जब ये रैखिक युग्म बनेगा तब उसमें क्या होना चाहिए, 180 अंश योग दोनों का होना चाहिए। तो उस स्थिति में x के मान और इनके मान को 180 बनाने के लिए कितने का जरूरत पड़ेगा बच्चों, 45 अंश, क्योंकि 180 में से आप 135 को यदि माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 45 अंश। तो इस तरीके से ये जो x का मान है वो कितना आ जाता है, 45 है। यहाँ पर हम लोग इसके हिसाब से लेते तो हो सकता था कुछ दूसरा आए, लेकिन हमको उसके हिसाब से इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो P और Q जो तिर्यक रेखा जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर क्या नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है। अब अगले भाग में देखिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां क्या दिया है, संलग्न चित्र में L समांतर M है ना, P और Q प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दिख रहा है हमको है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको मान ज्ञात करने के लिए बोला है, कौन कौन सा का देखिए क्या क्या चीज़ बोला है कि कोण 1 धन कोण 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोण 1 धन कोण 5 जो है ये यहाँ पर है और ये दूसरा यहाँ पर है, तो मतलब ये इधर के मान को ऐसे ये वाला और इसको निकालने की बात कह रहा है। और यदि वैसा है तो दोनों कोण कैसे नज़र आ रहे हैं आपको, अंतः कोण का जो युग्म है, और अंतः कोण में क्या रहता है, कोण 1 धन कोण 5 बराबर क्या होना चाहिए, 180 अंश। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। अब देखिए
कोण 3 धन कोण 5 बराबर क्या होगा? तो देखिए कोण 3 ये है और कोण 5 बराबर क्या होगा? अब आपको पता है एक कोण 1 के बराबर कौन सा कोण होगा? 3 होगा ना। कोण 1 के बराबर कोण 3 होगा। तो ये देखिए कोण 1 धन कोण 5 बराबर कितना है? 180 अंश, है ना। और हमको यहाँ पर क्या बोला है? कोण 3 धन कोण 5 का मान क्या होगा करके, ठीक है। तो देखिए 1 के बराबर ही 3 होगा, मतलब इसके बदले में ये आ गया, तब इसका मान भी तो 180 अंश होगा। मतलब ये अगर 30 हो सकता है तो ये भी 30 हो सकता है। तब इन दोनों का जब ये बराबर है और इसके बराबर में यदि ये है तो ये भी 180 अंश होगा। समझ में आया ना बात? ठीक है। अब आगे देखिए, यदि कोण 11 बराबर 90 अंश है तो 10 और 9 के मान ज्ञात कीजिए। कोण 11 बराबर 90 अंश, देखिए ये 11 बराबर इधर 90 अंश कर दिया, ये 90 अंश है। तो 10 और 9 के, तो देखिए भाई अगर ये 11 मतलब कोण जो है वो 90 अंश है तो इसके संगत के हिसाब से तुलना करोगे तो ये भी 90 अंश हो जाएगा कोण 9, और इसका जस्ट शीर्षाभिमुख ये है तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। समझ में आया ना ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे क्या दिया गया है? संलग्न चित्र में L समांतर M समांतर N है तो YZ का मान ज्ञात कीजिए, जबकि Z बराबर कोण 1 धन कोण 2 है। देखिए कोण 1 धन कोण 2 कौन सा है? Z बराबर करके बता दिया, ठीक है। Z बराबर कोण 1 धन कोण 2। अब यदि आप यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखेंगे ना, चित्र को आप यदि देखेंगे तब आपको ये नज़र आएगा कि ये जो 120 अंश का कोण है ना यहाँ पर, इसको हम यदि इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है, तब ये और ये दोनों आपस में एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण यदि हैं तो आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 120 अंश हो जाएगा। यहाँ समझ में आया? ठीक है। अब यदि ये 120 है तो अब इसका यदि तुलना करेंगे ये वाले के साथ में तो रेखिक युग्म बन गया, और जब रेखिक युग्म बनेगा तो ये वाला दोनों मिला के y और ये कोण 2 मिला के 180 अंश होना चाहिए। तो 120 है तो ये कितना अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। कहने का मतलब y बराबर 60 अंश का। अब यदि ये 60 अंश का है और यदि आप किसका बात करेंगे, ये कोण 3 की यदि आप बात करेंगे तो कोण 3 में ये वाला जो कोण 3 है ये 60, ये 120, ठीक। अब कोण 3 को देखोगे तो ये इस तरीके से है, यहाँ पर भी एक अंतःकोण बन रहा है, ठीक है। और अंतःकोण बन रहा है मतलब इन दोनों को मिला के 180 अंश होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? एक 30 अंश है तो 150 अंश। 150 अंश किसका मान हो जाएगा? कोण 1 का। अब देखिए कोण 1 का मान कितना है? हमने निकाल लिया y का मान, ठीक है, y। और अब z का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोण 1 धन कोण 2 को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 270। इसलिए y का मान तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। y का मान कितना है? 60 डिग्री है। और z का मान 270 अंश, ठीक है। अगले सवाल पर बात करें 13 नंबर के, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है? देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में बोला गया है कि यदि L के समांतर M है ना, तो x का मान याद कीजिए। देखिए यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान देंगे L के समांतर N है ना, M है ऐसा ये बोल रहा है इस तरीके से, है ना। अब यदि आप लोग देखेंगे तो ये 3x धन 25 डिग्री है ना, और 2x धन 20, इसके जस्ट सामने में ये वाला है शीर्षाभिमुख। तो ये कोण A का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 3x धन 25, है ना। अब यदि इन दोनों का बात करेंगे, यहाँ पर का हम दोनों कोण मिल गया, एक यहाँ पर वाला और एक यहाँ पर वाला, तो इन दोनों का योग अब क्या बना रहा है? ये अंतःयुग्म का कोण बना रहा है, और उस स्थिति में दोनों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? 3x धन 25 है ना, धन इस तरीके से 2x धन 20 बराबर 180 अंश। समझ में आया? अब 3 और 2x क्या हो जाएंगे? 5x, ठीक है, क्योंकि कोष्टक टूटेगा ना भाई, कोष्टक टूटेगा तो देख लीजिए एक स्टेप इसको, है ना। क्या होगा? 3x धन 25 धन 2x धन 20 बराबर 180 अंश।
और उस स्थिति में 3 और 2x को एक साथ लिख लेते हैं, धन 25 धन 20 को एक साथ लिख लेते हैं बराबर 180। तो 3 और 2 5x धन 45 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो 5x बराबर 180 ऋण 45 और 180 ऋण 45 करोगे तो 5x बराबर क्या आ जाएगा उस स्थिति में। अब 5x बराबर 135, इसलिए x बराबर 135/5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, बच गया कितना 3 और हो गया 35, तो 5 सत्ते 35। तो आंसर कितना आ जाएगा, x का मान 27 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल हो गया। समझ में आया बच्चों। अब आगे आप लोग देखेंगे तो ये वाला सवाल आप लोग बना सकते हैं ना, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हम आपको एक अंतिम वाला सवाल बता देते हैं। ठीक है, देखिए अंतिम वाला सवाल को यदि आप लोग देखेंगे ना तो क्या बोला है कि संलग्न चित्र में ए बी सी डी ई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यदि आप लोग देखेंगे ना इसको, देखिए इसको यदि आप लोग देखेंगे, ये अगर हम इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे ना, ये ठीक है, ये अगर हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये है। ठीक है, अब यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना तो जो ई और 40 के यदि आप लोग तुलना करोगे तो ये है ना, ई और 40 के यदि इसको एक इस तरीके से खींच दें और एक यदि इस तरीके से खींच दें, तो ई और 40 का तुलना करोगे तो ये एकांतर के हिसाब से है, ये है ना एकांतर। यदि अंदर में बन रहे तो अंतःकोण मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा ई का मान। ठीक है, अब यदि ई का मान 40 होता है, ठीक है, ई का मान 40 है। अब यदि आप लोग यहाँ पर का बात करोगे, इसके आगे वाला का, ये देखिए इन दोनों का यदि आप लोग बात करेंगे सी का, है ना, तो सी भी कितना अंश का हो जाएगा, 40 अंश, क्योंकि जैसे यहाँ पर ई था वैसे 40, तो उसकी तुलना करके तो यहाँ पर 40 ये है, तो सी का तुलना करोगे तो वो 40। बिल्कुल इसी प्रकार यदि ये सी 40 हो गया तो उसका जस्ट एकांतर में कौन सा है, ए है, तो ये भी 40 हो गया। और इस 40 का इसका एकांतर ये डी है, तो इसका ये भी हो गया। और इसका एकांतर में बी है, तो ये भी हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से ए बी सी और डी सभी का जो अनुपात है या फिर अंश जो है ना, सॉरी अनुपात बोल दिया, जिसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 40 अंश बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। और हमने इस यूनिट में जो सीखा है उन बातों को आप ज़रूर ध्यान दें, है ना, ताकि आपको कहीं पर भी कोई समस्या ना हो, है ना। जैसे हमने आसन्न कोण के बारे में पढ़ा, तो आसन्न कोण के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने दो कोण जिनके शीर्ष समान हो। जैसे मान लीजिए एक उभयनिष्ठ कोई भुजा हो गया, है ना, जैसे ये है ना, और इनके दोनों ओर बने, मान लीजिए एक इधर और एक इधर, एक इधर का कोण एक इधर का कोण, दोनों कोण हैं, ठीक है, जिनके शीर्ष एक ही हो, मतलब ये वाला ही है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। ये हम लोग पढ़े हैं। रेखीय युग्म आसन्न कोण का ही एक विशेष प्रकार है। इनकी उभयनिष्ठ भुजा के अलावा अन्य दो भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हैं जिसके एक ही ओर युग्म कोण बनते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता चुके हैं, है ना। पूरक कोण, दो कोणों का योग यदि 90 अंश का होता है तो प्रत्येक का जो रहता है वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। संपूरक में क्या बताए थे, यदि 180 दो कोण का योग 180 बने तो प्रत्येक जो कोण रहता है वो एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा है, तिर्यक रेखा, तो वह रेखा जो तो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हम इसको आपको बताए थे, है ना, जैसे ये है। और तिर्यक रेखा तो यदि एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक दूसरा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे एक यहाँ पर एक यहाँ पर कर रहे हैं ना। अब यदि वैसा यदि प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो एक यहाँ पर देखें तो उसके हिसाब से यहाँ आना चाहिए था और ये इसके हिसाब से यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन अलग अलग है। तो उसी के हिसाब से अगर वो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हम उसको कहते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। उसके बाद यदि आप लोग देखेंगे, एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर 8 कोण बनाती है, सही है। ये देखिए
ये है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो एक तिर्यक रेखा यही दो रेखाओं को, ये देखिए दो रेखा है ना, प्रतिच्छेद करके, है ना, कितना कोण बनाता है, 8 कोण बनाता है, जिसमें 4 अंतः कोण और 4 बाह्य कोण होते हैं। सही है, ये देखिए 4 कोण बनाए इसमें और 4 कोण इसमें, तो ये वाला जो कोण है ना, ये अंतः कोण है और ये वाला जो कोण है वो बाह्य कोण है। समझ में आया ना बात, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण के 4 युग्म, बाह्य एकांतर कोण के 2 युग्म और अंतः एकांतर कोण के 2 युग्म बनते हैं। सही है। ये एक ही तल में स्थित ऐसी रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद न करें समांतर रेखाएं कहलाती है। ये तो आपको पता है भाई कि एक ही प्लेन पर यदि कोई स्थित है इस तरीके से, अब ये जब तक एक दूसरे को काटता नहीं तभी हम बोलते हैं समांतर, और यदि एक दूसरे को काटने लगे तो ये समांतर रेखा नहीं रहता, ठीक है। इस तरीके से आपका जो दिया गया है ये संगत कोण के बारे में दिया गया है, ठीक है। और बाकी आप लोग इनमें से पढ़िए जरूर रैखिक युग्म क्या होता है ना, ताकि आप लोगों को एक बार और अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अध्याय हो जाता है कंप्लीट और हम लोग अब अगला अध्याय इसके नेक्स्ट वाले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।